हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 हमारे केमिस्ट्री का, 10th क्लास की केमिस्ट्री एनसीईआरटी का, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए एंड सीएपीएफ के लिए, जो कि होने वाला हमारा 2023 में। ठीक है, और साथ ही साथ ये सब उसमें भी आएगा जिसमें जीएस आती है, साइंस आती है, और उसमें आप अगर 9-10 की एनसीईआरटी कर लीजिएगा तो आपको इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। सीडीएस में भी 30 आउट ऑफ 30 आप कर सकते हैं अगर आप लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही यूपीएससी सवाल उठाता है डायरेक्टली। ठीक है, और ये तीनों एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए के लिए। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल ही एनसीईआरटी से पूछा जाता है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। और अगर आप सीडीएस में तो ईजिली अगर आप 30 में से 30 क्वेश्चन कर देते हैं, 30 आउट ऑफ 30, तो ईजिली आप जीएस की कट ऑफ पार कर जाएंगे। ठीक है, जीएस की कट ऑफ आप पार कर जाएंगे और फिर आपको क्लियर करने से सीडीएस कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड। ये लास्ट चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वो इतना ज़रूरी तो है नहीं, कि उससे उतना एज सच क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसके लिए चाहिए होगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बस, लेकिन उसमें उतना पढ़ने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि आता नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कार्बन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या करना है, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है ये, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट कार्बन है, 0.02%, एंड एटमॉस्फेयर में है 0.03%। ठीक है, ये सीडीएस में 2-3 बारी से पूछा गया है कि क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में कितना है, तो क्रस्ट में है 0.02% और एटमॉस्फेयर, एटीएम लिख रहा हूँ उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें है 0.03%। ठीक है, तो ये है पहली लाइन। ठीक है, इसके इतना इतना पढ़ना है। अब आता है कि बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाए थे, एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, और एक होती है कोवलेंट। ठीक है, आयोनिक कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और कोवलेंट कब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब कार्बन में क्या होता है, कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है, कार्बन में बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो वैलेंसी मैंने आपको बताई थी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4। ठीक है, 4 होते हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि अगर कार्बन को बिल्कुल स्टेबल होना है तो उसको अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है, कैसे पूरे कर सकते हैं, या तो दे के या तो लेके। अब देखो ये 4 इतने बड़े हो गए कि ये ले तो नहीं सकता किसी से 4। ठीक है, तो और ना ही किसी को अपने 4 के 4 दे सकता है, तो ये क्या करता है, शेयर करता है अपने 4। ठीक है, किसी और के साथ शेयर करता है, और इसलिए कैसा कंपाउंड बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसलिए ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, अगर इसमें पढ़ने के लिए होगा तो ये काम का नहीं है। ये देखिए, कार्बन ओवरकम्स प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए शेयर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये वैसे काम की ज़रूरत नहीं है इसका, सीडीएस एनडीए के लिए इसमें आता नहीं उतना कुछ। ठीक है, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, ये भी काम का नहीं है। ये भी काम का नहीं है। ठीक है, अब जो मेन आता है दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आप कहेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो कार्बन ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है अर्थ में। ठीक है, और वो एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लेड होती है, ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, डायमंड सबसे महंगा, और एक होता है बक मिंस्टर फलरीन। ठीक है, बक मिंस्टर फलरीन। ठीक है, तो ये 3 हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, और इनसे हमेशा सवाल बनता है और बनता ही रहेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये देखिए द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली फिजिकल प्रॉपर्टी वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत। ठीक है, अब इनकी एलोट्रॉप्स की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत सेम होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं, तो सबसे पहले आता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेफाइट सबसे पहले आपको याद रखने की है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब जिन्होंने 11th-12th में साइंस ली होगी उनको sp2 हाइब्रिडाइज पता होगा, पर जिन्होंने नहीं ली होगी उनको नहीं पता होगा, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, बस इतना याद रखें नोट्स में कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, दूसरा, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बनाता है ना, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो कैसे करता है, जैसे ग्रेफाइट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें से 3 तो बॉन्ड कर लेते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, लेकिन एक बचा बच जाता है फ्री, और जो ये फ्री बच जाता है ना, ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फ्री आयन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो ग्रेफाइट में 3 तो हो जाते हैं,
ठीक है, कम किसी के साथ शेयर, लेकिन जो एक होता है वो नहीं होता, और वो एक ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर ग्रेफाइट बनाता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और आपको इसको याद कैसे करते हैं, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो एच से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट कैसे बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बस इसमें तो इतना ही पढ़ना है आपको ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, और ये पता है आपको ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। और लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो इजी है, आपको उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा डायमंड। ओके, डायमंड देखिए, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज था, तो डायमंड है sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, उससे बड़ा होगा। और डायमंड कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो डायमंड बनाता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब देखिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, कि जो डायमंड के चार बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो चारों के चारों शेयर हो जाते हैं। ग्रेफाइट में तो 3 होते हैं, लेकिन डायमंड में चारों के चार हो जाते हैं, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में है बकमिंस्टल फलरीन। ठीक है, तो ये बकमिंस्टल फलरीन। ठीक है, वो कुछ नहीं होता, C60 कार्बन एटम होता है। ठीक है, फुटबॉल की तरह होता है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, इसमें कोई काम का है नहीं। अब यह आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसमें कार्बन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो आपको याद करने हैं। सबसे पहला है, कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म एटम्स ऑफ गिवन राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, कार्बन ना बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है अपनी, ये सी सी सी, ये सी सी सी, और इसमें एच एच जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो कार्बन की यही प्रॉपर्टी, बाकी और इतने नहीं बना पाते, लेकिन कार्बन बना पाता है, और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, सिंस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, मैंने कहा कि कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो वो बॉन्ड होता है 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन नॉन वॉलेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये काम करिए, बस ये काम कर रखना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड होते हैं कार्बन जो फॉर्म करता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, तो कार्बन स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक के नाम से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक, आपको पता है आजकल का ऑर्गेनिक में क्या होता है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक कार्बन की, जैसे एक तो टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी, और एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन बहुत ज्यादा लंबी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, तब इसकी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं, फॉर्म कर पाता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस से बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं कार्बन से, तो द कंपाउंड मेड अप ऑफ और कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ना दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यही है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, तो सैचुरेटेड में आएंगे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये पेपर में आता है कि सिंगल बॉन्ड किस में होता है, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड में, तो एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इनको क्या नाम देते हैं हम, एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्केन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इथेन हो गया, ए एन ही आ रहा है ना पीछे। ठीक है, ब्यूटेन हो गया, क्या आ रहा है पीछे, ए एन ही आ रहा है, तो ये एल्केन होते हैं। इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड इन द सेंस कार्बन सी और सी ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला ये पेपर में आया था, एनडीए में भी आया था, सीडीएस में भी आया था, कि जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल होता है सी एन। ठीक है, और सी एन एच 2n+2। ठीक है, अब ये कैसे देखो, मान लो n 1 है, तो C कितना हो जाएगा 1, और H कितना हो जाएगा 2 × 1 + 2 4, तो ये बन जाएगा CH4। ठीक है, ऐसे आप n की कुछ भी वैल्यू डाल दो तो कंपाउंड बनता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो सैचुरेटेड में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे पहली सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इनको एल्केन कहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अब पेपर में देखो एक तो आ जाएगा नॉर्मल की जनरल फार्मूला क्या होता है सैचुरेटेड कार्बन का। ठीक है, दूसरा आता है कि जैसे ना पेपर में दिया था कि एल्केन, नहीं पेपर में सॉरी, पेपर में दिया था इथेन, इथेन। ठीक है, इथीन, ब्यूटाइल, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और कहा था कि सिंगल बॉन्ड किसमें होगा, तो ए एन ई जिसमें लगाया वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जिसके पीछे ए एन ई होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अब आता है अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन ना 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्कीन,
और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये होता है इनका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम एनसीईआरटी से जाएंगे ठीक है, तो ये काम करनी है, ये भी काम करनी है। मेन काम का आता है, देखिए जैसे ये है मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके पीछे क्या है AN ही है, तो ये क्या होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो ये क्या है सिंगल बॉन्ड। ठीक है ये भी सिंगल बॉन्ड है। एनडीए में CDS में आया था ये स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसमें पढ़ लेना कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने बॉन्ड हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में आया था। और ये भी आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में C6H6 और साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों याद कर लेना, CDS में डायरेक्ट डिट्टो आ गया था। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन आपको नाम से पता लग रहा है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये होता है। अब ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन एटम में। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। जैसे अगर OH हो गया, ठीक है, ये CDS में भी आया था, अगर OH लग गया किसी के बीच तो वो क्या होता है एल्कोहल। ठीक है, ठीक है, अगर किसी के बीच पर लग गया CHO तो वो क्या होता है एल्डिहाइड। ठीक है, अगर किसी के पीछे लग गया CO तो होता है कीटोन। ठीक है, और COOH जिसके पीछे लगे वो एक्सिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी है, इसके पीछे क्या लगता है और वो क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये डायरेक्ट पेपर में आ जाता है कि एक कंपाउंड विच हैज़ OH एट इट्स लास्ट इज नोन एज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड, तो उसका क्या आंसर होगा अल्कोहल होगा। ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, कुछ पढ़ना नहीं और। ठीक है, विद हैलोजेंस नाइट्रोजन, ये ठीक है, ये बस ये पढ़ लीजिए वो हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज ऐसे तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है होमोलोगस सीरीज में, लेकिन होमोलोगस सीरीज क्या होता है डिफर करती है CH2 से। ठीक है, जैसे पहला वाला कंपाउंड हो गया CH2, तो होमोलोगस सीरीज में इसका दूसरा वाला कितना होगा C2H4। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का ही है ना, तो इसलिए होमोलोगस सीरीज ये होती है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ पूछते नहीं है, पेपर में आता नहीं है। ठीक है, अब ये नॉमिनोकल्चर है कार्बन कंपाउंड का, ये कभी पूछते नहीं है CDS NDA में कि क्या है। ठीक है, बस ये देख लीजिए, अगर पीछे OH लग गया ठीक है तो अल्कोहल है, खाली COO है या फिर CHO है तो एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन है तो CO लगेगा, एक है ना देखिए CO है, और कार्बोक्सिल एसिड है तो COOH लगेगा। ठीक है, ये बाकी कुछ आता नहीं है इसमें। अब आता है ये मेन है। ठीक है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहला कंबस्शन। कंबस्शन कुछ नहीं होता, कंबस्शन होता है जब हम किसी चीज को जलाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं हम कंबस्शन। ठीक है, तो कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कंबस्शन की, तो C+O2 क्या बना देता है CO2 हीट और लाइट दे देता है। ठीक है, कार्बन ये दे देता है। अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड मैंने क्या बताया था सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनको एल्केन कहते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो क्या देते हैं क्लीन फ्लेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये अच्छी फ्लेम देंगे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो येलो फ्लेम देंगे विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, पेपर में सवाल कैसा आया था कि कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड है ना वो येलो फ्लेम दे रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उसके साथ सूट दे रहा है, सूट मतलब ना काला काला लगने लग जाता है ना, जो आग में काला काला आने लग जाता है उसको होता है सूट। ठीक है, जब बर्तन भी काले हो जाते हैं, तो कार्बन, एक कार्बन कंपाउंड जो जल के येलो और सूटी फ्लेम दे रहा है, तो वो कैसा कार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो इसका आंसर था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसा आया था, तो ये याद कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि सैचुरेटेड कार्बन हमेशा क्लीन फ्लेम भी देंगे, अगर आप सैचुरेटेड कार्बन को ना लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें तो वो भी क्या देगा, वो भी फिर येलो फ्लेम देने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि गंदी फ्लेम दिखलाई देगा। ठीक है, अब ये होता है कि सब्सटेंस बर्न विदाउट और विद अ फ्लेम क्यों। ठीक है, अब फ्लेम और विदाउट फ्लेम क्यों होता है ऐसा, तो इसका रीजन है जितने भी गैशियस सब्सटेंस होंगे ना, गैशियस माने LPG हो गया आपका, ठीक है, CNG हो गया, मतलब जो जलाने वाले होते हैं, नेचुरल गैस होगी, ये क्या होता है गैस वाले, तो गैस वाले हमेशा फ्लेम देंगे। और जो नॉन गैसियस होते हैं यानी वुड हो गया, तो ये कुछ टाइम तक तो आग देंगे, लेकिन जैसे अंगीठी में आपने देखते हैं तो ये रेड रेड हो जाते हैं, तो इसलिए ये फ्लेम नहीं देते। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा।
अब इसमें मेन चीज़ आती है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैसे होता है। तो आपने सबने पढ़ाई है कि कोल एंड पेट्रोलियम किससे बनता है, जब फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बहुत नीचे तक फॉसिल फ्यूल्स जो दबे रहते हैं उनकी जैसे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क बस इतना है, जो फॉसिल फ्यूल ज़मीन में दबे होंगे वो बनाएंगे कोल, और जो फॉसिल फ्यूल सी के अंदर दबे होंगे ना नीचे, वो बनाएंगे पेट्रोलियम, ठीक है। बस इनके बीच में यही है मेन डिफरेंस, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अब आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यू ऑल नो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जिसके पीछे OH लग गया दैट इज एन अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल को इन्होंने क्या करा, हीट करा। हीट कर किस किस के साथ करा, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये आता है पेपर में, जैसे ही क्वेश्चन दे देंगे और इसमें कहेंगे कि ये दो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट कौन कौन से थे, तो इनके नाम आपको देने होते हैं वहाँ पे, तो डायरेक्ट पेपर में आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट होता है, ये क्या बना देता है, एसिड बना देता है, ठीक है। अल्कोहल को जैसे ही आप इनके साथ डाल के हीट करेंगे तो वो एसिड बना देगा, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट आया था इनके नाम, इनका क्या नाम होता है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है कुछ एडिशन होना, ठीक है। तो जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड मतलब C डबल बॉन्ड C में आप, ठीक है, निकल कैटलिस्ट डालेंगे एक, तो निकल कैटलिस्ट प्लस H2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C में, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 डालेंगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रख लेना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और जितने भी सैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो हमारी सेहत के लिए खराब होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, बस सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे मान लो CH4 है मीथेन, उसमें आपने Cl2 डाला तो क्या बना देगा, CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये याद कर लेना बस, और कुछ काम नहीं। अब आता है ना इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इथेनॉल और इथेनॉक एसिड। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि तो इसके पीछे OL आ रहा है ना, और अल्कोहल के पीछे भी क्या आता है, OL, तो इथेनॉल इज एन अल्कोहल, ठीक है। अब आता है कि इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दारू सबने आपने देखी है तो कैसी होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। इन एडिशन क्योंकि वो गुड सॉल्वेंट में है तो वो मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, और मैंने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, जब हम नमक का सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में इथेनॉल होती है, कफ सिरप्स में होती है, इसलिए आपको कफ सिरप पीने के बाद कभी कभी नींद आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल सोल्यूबल इन वाटर है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल जितनी होती है वो हम पानी में डाल के पी सकते हैं, तो इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब अगर आप थोड़ी थोड़ी पियोगे तो आपको कैसे हो जाएगा, ड्रंकनेस, आप झांसी आपको चढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहली है, अगर आप सोडियम के साथ इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बना देगा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। और रिएक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। और ये हाउ डू एल्कोहल इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा दारू पियेंगे तो हमारे क्या क्या खराब हो जाएंगे, लिवर खराब हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से हमारी हालत भी खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, जब कंपनी में जब इथेनॉल बन रहा होता है ना, अब ऐसा अगर इथेनॉल कंपनी वाले बना रहे हैं, अब ऐसा तो जो कंपनी के वर्कर्स है वो इथेनॉल ही पीने लग जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, दारू वारू जो पीते रहेंगे उनकी हेल्थ भी खराब होगी और कंपनी का प्रोडक्शन भी होगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, वो उस एल्कोहल में ना थोड़ा सा, हाँ, तो इथेनॉल में ना थोड़ा सा वो पॉइजनस सब्सटेंस डाल देते हैं कंपनी वाले, जो कि होता है मीथेनॉल, ठीक है। और जैसे ही हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जब हम इथेनॉल में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस सच एज मीथेनॉल डाल दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। इसको इतना ही रखना। अल्कोहल एज अ फ्यूल सबको पता ही है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ रखनी है, शुगर प्लेन प्लांट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इसमें आता है मोलेसेस बेसिन, वो अभी है नहीं ये, ठीक है। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसेस, ठीक है। मोलेसेस को फिर फर्मेंट करते हैं टू गिव अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल यानी इथेनॉल किससे बनता है, शुगर केन से प्रिपेयर होता है मोलेसेस, और उस मोलेसेस से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब आता है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कुछ नहीं होता, इथेनॉइक एसिड होता है आपका एसिडिक एसिड ही होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COO
H, ठीक है। इथेनॉइक ऑक्साइड होता है CH3COOH और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इसकी एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ लाते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, ठीक है। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड का एक नाम है एसिडिक एसिड, ठीक है। ये पेपर में आता है कि व्हाट इज इथेनॉइक एसिड ऑल्सो नोन एज, तो इसको नोन एज करते हैं एसिडिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और जब आप एसिडिक एसिड को वाटर में डाल देते हो तो वो क्या बना देता है, विनेगर, ठीक है। विनेगर हम चाउमीन वाउमीन में डालते हैं ना, तो इससे ही विनेगर बनता है, ठीक है। और हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे पिकल्स में भी डालते हैं ताकि पिकल ज़्यादा देर तक खराब ना हो, ठीक है। और इसको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं 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 सॉरी, हाँ इसमें हाँ ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये बस आपको याद रखना। अब आता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कुछ नहीं होता, मतलब इत्र बनाने के काम आता है या फिर सेंट बनाने के काम आता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, जब भी आप एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे, जब भी आप एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा, ठीक है। एंड दिस ईस्टर इज जनरली स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस और एक इसमें यूज होते हैं मेड इन परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपको ईस्टर को वापस से उसमें कन्वर्ट करना है, क्या बोलते हैं कि अल्कोहल में, तो कैसे होगा, जब आप ईस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, तो वापस से अल्कोहल बना देगा और CH3CONA, ठीक है, ये बना देगा। तो ये आपको याद रखना है कि एस्टर किससे बनता है, तो एस्टर बनता है जब हम एसिड प्लस अल्कोहल बनाए, ठीक है। तो क्या बना देता है, ईस्टर बना देता है। और ईस्टर वापस अल्कोहल कैसे देगा, जब हम ईस्टर को NaOH के साथ वो कर दें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये काम का है, ठीक है। ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। अब लास्ट आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप तो आप सबको पता है कि जिससे हम कहाँ नहाते हैं, घर में नहाते हैं, ठीक है। अब सोप के ना दो एंड होते हैं, ऐसे टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होती है हेड और ये होता है टेल, ठीक है। हेड में क्या होता है, Na पॉजिटिव और टेल में होता है COO नेगेटिव, ठीक है। अब जो ये Na पॉजिटिव होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से प्यार करता है। और जो टेल एंड होती है ना, ये होती है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से नफरत करती है, पानी के साथ कभी मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये यू कैन सी दैट, यहाँ पे भी दे रखा है ये सोप मॉलिक्यूल है। ये Na पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि ये पानी में जाके मिल जाता है। और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी में जाके नहीं मिलता। तो आप कहेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है, मतलब ये कैसे बनता है, तो मिसल्स कुछ नहीं होते, सोप मिसल्स बनाते हैं। जैसे कि देखो, आपने कोई शर्ट ली, ठीक है। अब शर्ट में यहाँ पर स्टेन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसमें साबुन वाबुन लगाया और साबुन को आपने डाल दिया पानी में। अब क्या होगा, जो इसका ये वाला पार्ट है ना, हेड वाला पार्ट, ये क्या करेगा, पानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, झाग बनाएगा, इसलिए ऐसे झाग बनता है, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी जो टेल है, वो तो पानी में भी नहीं मिल सकती, तो वो जाके किससे मिल जाती है, वो स्टेन से मिल जाती है, ठीक है। और जैसे आप स्टेन से वो मिल जाती है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, पानी मतलब कपड़े को बहुत ज़्यादा वो करते हो, जैसे रगड़ते हो, किसी ब्रश से वो करते हो, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाते हैं और ये अपने साथ साथ किसको निकाल देते हैं, स्टेन्स को भी निकाल देते हैं और ऑयल्स को भी निकाल देते हैं। इसलिए ये सोप ऐसे काम करता है, ठीक है। बस इसमें सोप में इतना ही था। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए सोप क्या होता है। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये याद रखना, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है वो होता है सोप, ठीक है। अब एक इसमें होता है सोप फॉर्मेशन होता है ना, जब भी सोप फॉर्मेशन, जब भी हम सोप बना रहे होते हैं ना कंपनी वाले, तो वो उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वाई आयोडीन इज एडेड व्हेन सोप इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो आयोडीन इसलिए ऐड किया जाता है ना, तो जाकि जितना भी सोप बनाया वो सारा का सारा निकले। ऐसा नहीं होता ना, अगर आप आयोडीन नहीं डालेंगे ना, तो जैसे आपने बनाया, मान लो 10 ग्राम सोप बना रहे हो, ठीक है। तो आपने अगर आयोडीन नहीं डाला तो आपको सोप कितना मिलेगा, सिर्फ 8 ग्राम और 2 ग्राम नीचे बच जाएगा। लेकिन अगर आप आयोडीन डाल दें तो पूरा 10 का 10 ग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना कुछ नहीं है इसमें। ये आपका यहाँ से कार्बोनेटेड्स कंपाउंड खत्म होता है, ठीक है। और एक होता है डिटर्जेंट, ठीक है। अब एक सोप की एक वो होती है, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। सोप की एक ड्रॉबैक होती है कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, एक हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर इज ऑफ टू टाइप, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। तो सोप कभी भी हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, वो झाग नहीं बनाएगा। लेकिन जो अपने डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, सर्फ एक्सेल, ये सब डिटर्जेंट ना हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यही इनकी एक वो होती है, खासियत होती है। लेकिन डिटर्जेंट का फिर एक ड्रॉबैक होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए अगर आप कभी नदी किनारे देते हो तो वो झाग रहता ही है उसमें, ठीक है, वो कभी खराब नहीं होता, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का। और इसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच।